गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है इम्पोर्टेंट इसलिए है ये क्वेश्चन क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं ये ट्राइबल पे रिलेटेड है। ओके, ट्राइबल पे रिलेटेड है। और ट्राइबल पे कुछ भी चीज होता है, ट्राइबल पे कुछ भी चीज होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो चाहे वो मेंस का एग्जाम। तो इसलिए ट्राइबल पे कुछ भी चीज अगर आप लोग कहीं भी पढ़ेंगे कि ट्राइबल पे ये पॉलिसी लाया है करंट गवर्नमेंट ने, या फिर जो कि है ये पॉलिसी के तहत इस तरह काम हो रहा है, या फिर कहीं भी चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे ट्राइबल से रिलेटेड, या फिर करंट पॉलिसी में, तो या फिर किसी बुक में पढ़ेंगे ट्राइबल से रिलेटेड, तो वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो यहां हम लोग भी देखने जा रहे हैं एक क्वेश्चन ट्राइबल का। ओके, ट्राइबल का, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्राइबल से है क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है और मैक्सिमम संभावना है कि यह पूछी जाएगी एग्जाम में, चाहे वो किसी ईयर में पूछी जाए या फिर पूछे जा चुके हैं, या फिर किसी में पीसीएस में, आईएएस में, किसी भी एग्जाम में ये घूमते रहते हैं। ये क्वेश्चन जो कि है रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो अब देखते हैं। ओके, डिस्कस द कॉजेस ऑफ द ट्राइबल अपराइजिंग। ओके, ऑल्सो मेंशन दिस ऑल्सो मेंशन इन दिस कंटेक्स्ट द संथाल होल और अपराइजिंग। ओके, संथाल होल और अपराइजिंग एंड बिरसा मुंडा रिबेलियन, जिसको उलगुलान कहा जाता था। तो यहां पे हम लोगों को तीन चीजें हो गई इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि ये जो ट्राइबल अपराइजिंग हुई थी इसका क्या क्या कॉजेस हुआ, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस हुआ। तो हम लोगों को ध्यान रखना है एक बात कि कॉजेस तो बहुत सारे होते हैं। ओके, लेकिन हम लोगों को लोकल कॉजेस पे ध्यान नहीं देना है। ओके, लोकल कॉजेस पे ध्यान देने लगेंगे तो हम लोगों का फिर से वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों को देखना है मेजर मेजर जो होता है ना, मेजर मेजर कॉजेस को हम लोगों को लेना है और कॉमन कॉजेस को हम लोगों को लेना है। ओके, तो यहां पे मेजर मेजर कॉजेस और कॉमन कॉजेस फॉर द ट्राइबल अपराइजिंग। और ट्राइबल का अपराइजिंग है, ट्राइबल है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आते रहता है। ओके, ये क्वेश्चन सर्कुलेट करते रहता है, ये क्वेश्चन रुकता नहीं है। किसी इस पीसीएस में, कभी इस पीसीएस में, कभी इस साल आईएएस में, कभी उस साल आईएएस में, तो ये आते रहता है, इसीलिए इसको अच्छे से समझना है। ओके, नाउ ऑल्सो मेंशन इन दिस कंटेक्स्ट संथाल हुल। ये जो संथाल हुल और अपराइजिंग जो कि होता है। ओके, और बिरसा मुंडा, ये जो बिरसा मुंडा बिरसा रिबेलियन, जिसको उलगुलान भी कहा जाता है। तो यहां पे हम लोगों को प्री के नजर से अगर देखा जाए तो उलगुलान किसको, कौन किसको माना जाता था? ये उलगुलान उन लोगों का जो कि है लोकल वर्ड है। तो ये बिरसा मुंडा, मुंडा रिबेलियन जो हुआ था हमारा 1899 और 1900 में, उनको था उलगुलान। ओके, बिरसा रिबेलियन। और जो संथाल अपराइजिंग जो हुआ था ये कब था? 1850 से 1855 में जो हुआ था ये था संथाल अपराइजिंग। तो इनको, इन दोनों को भी जो कि है, जो कि वो ट्राइबल रिलीजन है, जो कि ये भी संथाल भी जो कि ट्राइबल में भी आते हैं, और ये मुंडा जो जो कि थे, बिरसा मुंडा जी, ये भी ट्राइबल थे। तो इनको भी इसी क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा। और मेन जो चीज है हमारा कॉजेस। ओके, कॉजेस देख लेंगे और कहां पे हुआ था? संथाल, क्योंकि जो कॉजेस यहां पे था संथाल रिबेलियन में, जो कॉजेस था, ओके, वही कॉजेस ये मुंडा रिबेलियन में भी था। सेम कॉजेस था, कोई अंतर नहीं था। अगर हम लोग मेजर मेजर कॉजेस को देखते हैं और कॉमन कॉजेस को देखते हैं तो जो कॉजेस यहां पे था संथाल हुल में, वही कॉजेस उलगुलान में भी था। ओके, मुंडा रिबेलियन में भी था, क्योंकि सेम कंडीशन था, सेम चीज, यानी कि सेम कंडीशन था, तो सेम इन्वायरमेंट था, तो नेचुरली है उस तरह का रिबेलियन हुआ। तो कॉजेस हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला, और ये हम लोगों ने बात की, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये ट्राइबल का क्वेश्चन है। ओके, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब कॉमन कॉजेस क्या था? colonial administration ended their relative isolation and brought them fully within the ambit of colonialism। हम लोग जानते हैं कि ट्राइबल लोग कहां पे रहते थे? वो लोग अपने आप को शहर से आइसोलेट करके रखते हैं। वो लोग जो कि है अपना साम्राज्य खुद बना के रखते हैं, अपना जंगल में रहते हैं, अपना जंगल में ही अपने तरीके से वो लोगों का सोसाइटी ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने तरीके से उन लोगों का मैरिज ऑर्गेनाइज होता है, अपने तरीके से उन लोग खेती करते हैं, अपने तरीके से वो लोग जो कि है हंटिंग करते हैं। यानी कि जो कुछ भी काम उन लोगों का एक अपना तरीका है रहने का, अपना सोसाइटी चलाने का, अपना वो लोग पॉलिटिकल जो बनाते हैं कि ये बनेगा हमारा सरदार, ये बनेगा। तो उन लोगों का हर चीज जो कि है अपना पॉलिटिकल
ऑर्गेनाइजेशन भी उन लोगों का अपना तरीके से होता है, उन लोगों का सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी अपने तरीके से होता है। तो लेकिन जब ब्रिटिश जब आए तो वो लोग फॉरेस्ट पे भी कब्जा कर लिए, और उन लोगों का जो आइसोलेटेड रहता था उन लोगों का आइसोलेशन खत्म के। आइसोलेशन से यहाँ मतलब है कि उन लोगों का जो कि है पर्सनल जो कि है पर्सनल फील्ड में वो लोग एंट्री कर गए। पर्सनल फील्ड उन लोगों का बाउंड्री रहता था कि वो लोग जो कि शहर बहुत कम रहते थे, लेकिन उन लोगों का रिलेटिव जो आइसोलेशन हो गया, राइट टू, ओके। तो ये आइसोलेशन उन लोगों का कर दिया गया। तो ये एक बहुत ही ज्यादा फैक्टर रहा कि वो लोग जिससे घुलते मिलते नहीं थे, दूसरे को समझते थे, दूसरे लोगों को समझते थे, दूसरे ग्रह से आया हुआ प्राणी। तो उन लोगों को जो कि है आइसोलेशन जब खत्म किया उन लोगों का, तो जो कि है कॉलोनियलिज्म, तो वो लोग जो कि है ब्रिटिश पे फिर से अटैक किए। तो ये एक कारण हो गया, कॉज है। दूसरा अगर हम लोग लेते हैं, इट इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, ओके, न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट। तो जो भी वो लोग जो कि थे अपना जंगल में रहते थे, अपना जो भी था उन लोगों का जो कि था वहां पे जंगल से अपने खेती करते थे, जंगल में जो फ्रूट होते थे उसको वो लोग जो कि है खाते थे। जंगल में जिस तरह से वो लोग लकड़ी हो या फिर कुछ फूड हो या फिर किसी भी तरीके से जो कि है, चाहे वो अपने जानवर को जिस तरह से खिलाते थे या फिर जो कि है अपने खुद खाते थे, तो किसी भी तरीके से वो। लेकिन जब न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू आया, तो जिस तरह वो लोग एक कम्युनल की तरह लैंड रेवेन्यू करते थे, लैंड को हार्वेस्ट करते थे, लैंड को जो कि है अपना यानी कि खेती करते थे और अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू आने से उन लोगों को बहुत ही ज्यादा ब्रिटिश जो कि है उन लोगों वहां भी जो कि है जमींदारी सिस्टम लॉन्च कर दिए थे, वहां भी जो कि है वो लोग जमींदारी सिस्टम लॉन्च कर दिए, जिसके कारण उन लोगों के पास अब कुछ भी नहीं बचने लगा। अब जो कि है वो लोग जो कि है स्टारवेशन होने लगा। अब जो कि है वो लोग को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था ब्रिटिश को जो कि था। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले वो लोग जितना अपना प्रोड्यूस करते थे सब आपस में ही बांट लेते थे। अब जो कि है न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम के थ्रू बहुत सारा टैक्सेस ब्रिटिश को देना पड़ता है। तो ये भी जो कि है टैक्सेशन जो कि है हैवी टैक्सेशन अंडर द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो ये भी एक कारण था ट्राइबल लोग ने अटैक किया, क्योंकि उनका जो ओल्ड एज जो बहुत सदियों से चला आ रहा है, उनका जो लैंड का अपना प्रोड्यूस करने का सिस्टम है जो उनका जो कि है, तो उसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम और टैक्सेशन ला दिया ब्रिटिश ने अपना जमींदारी सिस्टम, जिसके कारण उन लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो एक था आइसोलेशन, दूसरा हम लोगों ने देख लिया कि न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कारण और हैवी टैक्सेशन के कारण उन पे अटैक किया, ब्रिटिश पे अटैक किया ट्राइबल लोगों ने। तीसरा हम लोग देखते हैं क्रिश्चियन मिशनरी, ओके, इट इंक्रीज द इन्फ्लक्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी इनटू द ट्राइबल एरिया। तो ट्राइबल जो एरिया था वहां भी जो कि है ब्रिटिश जहां जहां जाता था, हम लोगों ने देखा कि 1813 के बाद ब्रिटिश जो कि है क्रिश्चियन मिशनरी बहुत ही ज्यादा भारत में आने लगी। और उन लोगों का टारगेट क्या था, सभी को चाहे चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, यहां तक कि ट्राइबल एरिया में भी जो कि है, ट्राइबल का हम लोगों ने देखा कि उन लोगों का सरना धर्म होता है, वो लोग जो कि प्रकृति को अपना नेचर को अपना गॉड मानते हैं और प्रकृति के जो कि है वो अपना प्रकृति की पूजा भी करते हैं और प्रकृति से जो कि है वो लोग अपना भरण पोषण भी करते हैं और प्रकृति के रूप में वो लोग ढले रहते हैं, प्रकृति के रूप में वो लोग जो कि है अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब क्रिश्चियन मिशनरी जब आए तो इन लोगों का जो धर्म के खिलाफ भी बहुत ज्यादा गलत प्रीचिंग किया। गलत प्रीचिंग से मतलब है उन लोगों को बहुत ही ज्यादा डिमीन किया गया, बहुत ही ज्यादा नीचा दिखाया गया उन लोगों का धर्म, और प्रीचिंग में क्रिश्चियन मिशनरी को क्रिश्चियन धर्म को बहुत ज्यादा ऊंचा दिखाया गया। और इसी क्रिश्चियनिटी के कारण मिशनरी लोग तो उनका धर्म भी आहत हुआ। धर्म आहत ही नहीं हुआ, वो लोग अपना धर्म को जो कि है जितना वो लोग प्रकृति की सदियों सदियों से जो पूजा करते आ रहे थे, सदियों से अपना जो कि है देवता मानते थे, उसी धर्म को उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी ने तोड़ दिया। ओके, उन्हीं क्रिश्चियन मिशनरी ने उसी धर्म को जो कि है बहुत ही ज्यादा नीचा दिखा दिया और अपना धर्म को ऊपर दिखाया। तो ये भी एक कारण था कि अपना धर्म को मिटता देखकर उन लोगों ने ट्राइबल ने ब्रिटिश पे अटैक किया। तो ये तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण देखते हैं, introduction of a large number of the money lenders, okay, money lender, traders and revenue farmers as middlemen among the tribal. These middlemen were
the chief instrument for bringing the tribal people within the vertex of the exploitation. Okay, the middlemen were the outsider who increasingly took position of tribal lands and ensured the tribals in a wave of debt. Okay, now in time the tribal people increasingly lost their land. Okay, lost their land and were reduced to the position of agricultural laborers, sharecroppers, and rack rented tenants on the land they had earlier brought under cultivation and हेल्ड ऑन ए कम्युनल बेसिस। तो यहाँ पे जो न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो लाया, तो सिर्फ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम किस कारण सिर्फ हैवी टैक्सेशन ही नहीं लाया, जैसे जमींदारी सिस्टम लाया गया तो उसके कारण सिर्फ हैवी टैक्सेशन ही नहीं, उन लोगों को पहले वो लोग क्या थे, पहले वो लोग कम्युनल बेसिस पे लैंड को जो कि खेती करते थे, उससे जो भी उन लोगों का प्रोड्यूस होता था सब आपस में जो कि है अच्छे से बांट लेते थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि सदियों से वो लोग इस तरह से एकस्टम्ड हो गए थे, उसमें हैबिचुएटेड हो गए थे उस तरह की खेती करने में, और वो लोग जो कि अपना प्राकृतिक रूप से खेती करते थे, प्राकृतिक रूप से वो लोग रहते थे। लेकिन ये जो ब्रिटिश ने लाया तो ये सिर्फ जमींदारी सिस्टम ही नहीं लाया, हैवी टैक्सेशन ही नहीं लाया, उसके कारण ये लोग बहुत सारे मनी लैंडर को भी लाने लगे, और ये सब मनी लैंडर ट्रेडर क्या करते थे, ये लोग तरह तरह के स्कीम बना के तरह तरह के जो कि प्रोडक्ट जो कि है, इतना हम तुमको लोन देंगे, इतना ही इंटरेस्ट लगेगा, फिर इतना जो ये तरह तरह के अपने बहाने बना के जो कि है उन लोगों को थोड़ा से पैसे देते थे, और जो कि है लास्ट में यहां तक हो जाता था कि वो लोगों के पास फिर रिटर्न करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था, ट्राइबल के पास जो कि है रिटर्न करने के लिए कुछ भी नहीं, तो रिटर्न करने के लिए जब कुछ भी नहीं बचता था तो वो लोग एक्सप्लॉयटेशन बहुत तरीके से करते थे, यहां तक कि उन लोगों को सारा घर खरीद लेते थे, सारा घर गिरवी रख लेते थे, सारा खेत गिरवी रख लेते थे, और अंत में घर उसका मनी लैंडर का हो गया, खेत भी मनी लैंडर का हो गया। तो ये इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन जो हुआ मनी लैंडर के कारण, और मनी लैंडर ये ब्रिटिश ने ही लाया था। ओके, और सदियों से जो चली आ रही थी उन लोगों की सिस्टम, न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कारण क्या आ रहे थे, वो लोग जो सदियों से चली आ रही थी उन लोगों का प्राकृतिक रूप में खेती करना, कम्युनल बेसिस पे खेती करना, अपने से अपना ही सारे खेती का जितना भी होता था पैदावार सब आपस में ही वो लोग बांट के अच्छे से कम्युनल वे में रहते थे। लेकिन न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कारण बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, यहां तक कि उन लोगों का घर और खेत भी चला गया। तो इस एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध में जो कि है उन लोगों ने फिर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो ये 4 कारण हम लोगों ने देख लिए कि हम लोग क्या क्या कारण था कि ट्राइबल ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ओके, अब देख लेते हैं 5वां कारण, कोलोनियलिज्म ऑल्सो ट्रांसफॉर्म देयर रिलेशनशिप विद द फॉरेस्ट। उन लोगों का जो फॉरेस्ट के खिलाफ रहता था रिलेशनशिप जो था, एक कहें तो एक बहुत ही प्राकृतिक रूप में वो लोग रहते, यानी कि प्रकृति की पूजा भी करते और प्राकृतिक के रूप में वो लोग रहते भी थे। लेकिन कॉलोनियलिज्म क्या कर दिया कि फॉरेस्ट पे भी कह दिया नहीं, यहाँ पे भी मेरा अधिकार होगा, अब क्या कर लेंगे, वहां पे भी मेरा अधिकार होगा, और वहां का जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी वो लोग प्राकृतिक रूप से रहते थे, फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते थे, चाहे अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते थे, या फिर जो कि है फॉरेस्ट से कुछ भी प्रोड्यूस फल फूल जो कि है वो लोग तोड़ के खाते थे, तो या फिर किसी भी तरीके से वहां से जो कि है अपने ईंधन भी लाते थे, या फिर उसी फॉरेस्ट से वो लोग अपना घर भी बनाते थे। हर तरीके से जो कि है, अब कॉलोनियलिज्म क्या कह दिया, ब्रिटिश ने क्या कह दिया, ये फॉरेस्ट मेरा है, तो यहाँ से ना आपको फ्रूट दिया जाएगा, ना आपको फल दिया जाएगा, ना फल फ्रूट, और ना ही आपको ईंधन दी जाएगी, ना ही आपको पशुओं को चराने के लिए दिया जाएगा, और अगर ये सारे चीज लेते हैं तो इनके बदले आपको टैक्स देना होगा। और पहले कैसे रहते थे वो लोग, पहले ये लोग फॉरेस्ट से उन लोगों को सारी सुविधाएं फ्री में मिलती थी, वो लोग फॉरेस्ट को अच्छे से देखभाल करते थे, और फॉरेस्ट से उन लोगों को ये सारी चीजें फ्री में मिल जाती थी। अब जो कि है कॉलोनियलिज्म क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया उनका रिलेशनशिप विद द फॉरेस्ट, कि हर चीज देंगे लेकिन उसका आपको टैक्स देना होगा। ओके, दे हैड डिपेंडेड ऑन द फॉरेस्ट फॉर फूड हो, फ्यूअल हो, कैटल रेयरिंग हो, तो दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग, और यहां तक कि जो सदियों से वो लोग प्रैक्टिस करते आ रहे थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो लोग प्रैक्टिस करते थे, कि जहां पे भी लैंड का उपजाऊ फिर खत्म हो जाता था वो लोग दूसरी जगह चले जाते थे, और वहां जो कि है फिर से वो लोग जो कि खेती करते थे, वहां से उपजाऊ खत्म होता था तो तीसरे जगह वो लोग जाते थे। इसको झूम और पोडू कल्टीवेशन भी बोलते हैं लोकल टर्म में। लेकिन
जब ब्रिटिश आया तो कहा देगा कि नहीं, हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं होने देंगे। अचानक से वो लोग जो सदियों, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं होगा तो प्राकृतिक रूप में चूंकि वो लोग खेती करते थे तो वहां के जो कि है फर्टिलिटी जो कि है उस सॉइल की खत्म हो जाती थी कुछ सालों बाद, तो वो लोग को शिफ्ट नहीं कर दिया जाता था कल्टीवेशन को दूसरे एरिया में, जिसके कारण फिर से जो कि है वो लोग बहुत ही ज्यादा नाराज हुए ब्रिटिश से। तो इसके खिलाफ भी उन लोगों ने ब्रिटिश से लड़ाई लड़ी। ओके, प्रैक्टिस सेप्टिक कल्टीवेशन, झूम और पोदू एसेट्रा, टेकिंग रिकोर्स टू फ्रेश लैंड्स। ओके, फ्रेश लैंड्स व्हेन देयर एग्जिस्टिंग लैंड शो द साइंस ऑफ एग्जॉशन। ओके, द colonial government changed all this. It usurped the forest land and placed restriction on access to forest land and village common lands. Okay, and village common land. It refused to let cultivation shift to new area. ओके, तो न्यू एरिया में कल्टीवेशन उन लोगों को किया करने ही नहीं दिया जाता। पूरी तरह से उन लोगों का, यानी कि जितना तरीके से उन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो सके फॉरेस्ट पे डिपेंड रहता था, फॉरेस्ट को खत्म कर दो। कॉमन लैंड पे वो लोग खेलने जाते थे या फिर कोई एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज करते थे। अब कहने लगा कि नहीं, इस लैंड पे कोई भी एक्टिविटीज होगा तो इसके आपको टैक्स देना होगा। फिर कोई सा भी हो, फ्रेश लैंड पे वो लोग जाना चाहते उस पर कर दिया। तो हर तरीके से उन लोगों फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो कि है वो लोगों को फ्री में मिल जाता था, चाहे कोई भी कटहल हो, आम हो, कोई सा भी चीज हो, उन लोगों को फॉरेस्ट प्रोडक्ट फ्री में मिलता था। अब जो कि है उन लोगों को टैक्स देना होगा, उन लोगों को वही चीज लाने के लिए टैक्स देना होगा। तो हर तरीके से ब्रिटिश ने जो कि है उन लोगों पे टैक्सेशन लगाना स्टार्ट कर दिया, हर चीज पे लगाना स्टार्ट कर, जिससे वो लोग जो कि है बहुत ज्यादा उन लोगों का लाइवलीहुड खतरे में आ गए। उन लोगों को जो कि है कुछ बचा ही नहीं। तो वो लोग नेचुरली अब क्या करेगा, अब फिर से वो लोग अटैक ही तो करेगा। अटैक नहीं करेगा तो फिर उन लोग सर्वाइव कैसे करेगा। तो इन सार के जब उन लोगों के पास सारा कुछ हैवी टैक्सेशन देना पड़ता था हर चीज पे, तो इससे भी वो लोग नाराज होकर, बहुत ज्यादा एंगर होकर उन लोगों ने ब्रिटिश पे अटैक किया। तो ये पांचवा कारण हो गया फॉरेस्ट लैंड पे, तो उनका रिलेशनशिप विद फॉरेस्ट ब्रेक किया गया। ना ऑपरेशन एंड एक्सटॉर्शन बाय पुलिसमैन, ये पुलिसमैन तो हर जगह जो कि है ऑपरेशन करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, और खास करके ये उन लोगों पे एक्सटॉर्शन और ऑपरेशन करते हैं जो लोग अनएजुकेटेड होते थे। और ट्राइबल लोग चूंकि फॉरेस्ट में होते थे, वो लोग प्राकृतिक रूप से रहते थे, तो उन पे तो पुलिस लेन, वो लोग एजुकेटेड, मॉडर्न एजुकेशन उन लोगों के पास नहीं थे, उन लोगों के पास प्राकृतिक एजुकेशन थे। तो ऑपरेशन और एक्सटॉर्शन पुलिस लोग बहुत ज्यादा उन लोगों पे करते थे, तरह तरह के। अब ये कानून आ गया है, अब वो कानून आ गया है, इस कानून के तहत तुमको फॉरेस्ट नहीं जाने दिया जाएगा, इस के तहत तुमको फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा, इसके तहत जो कॉमन लैंड होते थे वहां पे सोशल एक्टिविटीज करने के लिए, मैरिज या कुछ भी चीज, तो वो चीज नहीं करने दिया जाएगा। हर तरीके से ये पुलिसमैन जो कि है, क्योंकि पुलिसमैन ब्रिटिश का ही रिप्रेजेंटेटिव, ब्रिटिश का ही जो कि है ऑफिशियल होता था, तो हर तरह से उन लोगों पे, ट्राइबल पे ऑपरेशन और एक्सटॉर्शन करते थे, और ज्यादा उन लोगों से पैसे लेते थे और सामान भी लेते थे, और बहुत तरीके से उन लोगों पे ऑपरेशन करते थे। एंड अदर पेटी ऑफिसर फर्दर एग्रेवेटेड डिस्टेंस अमंग द डिस्ट्रेस अमंग द ट्राइबल। तो इस कारण से भी ये पुलिसमैन के ऑपरेशन और एक्सटॉर्शन भी बना बहुत सारा कारण, एक कारण जिससे ट्राइबल लोगों ने अटैक किया ब्रिटिश पे। ओके, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा उन लोगों को ऑपरेशन जितना सह सकता था उन लोगों ने सहा, लेकिन अब जब पानी ऊपर से बहने लगा तो नेचुरली है अब उन लोगों को अटैक करना ही हो, क्योंकि उन लोगों का सर्वाइवल का सवाल था, उन लोगों का लाइवलीहुड का सवाल था। अब और कारण देख लेते हैं। रेवेन्यू फार्मर्स एंड गवर्नमेंट एजेंट्स ऑल्सो इंटेंसिफाइड एंड एक्सपेंडेड द सिस्टम ऑफ बेगार। ओके, बेगार मेकिंग द ट्राइबल्स परफॉर्म अनपेड लेबर। तो ये बेगार की सिस्टम भी उन लोगों ने ला दिया था वहां। जैसे हम लोगों ने देखा मनी लैंडर जो कि है थोड़े से पैसे देते थे उन लोगों को लालच में लाके, और उसके खिलाफ जो कि है वो लोग इतना ज्यादा एक्सटॉर्शन करते थे कि वहां तक कि उनका घर भी, उनका जो जमीन था, जो वर्षों से वो लोग घर में रह रहे थे, जो जमीन पे वर्षों से कल्टीवेशन कर रहे थे, वो जमीन भी अब उसका नहीं रह सका, अब वो घर भी उसका नहीं रह सका। इस तरह से वो लोग ब्रिटिश के चंगुल जाल में फंसते जाते थे। और हम लोग क्या देखते हैं कि बेगार जो कि है, बेगार के चलो पैसे नहीं दोगे तो जो कि है इतना पैसे के लिए आपको इतना दिन काम करना होगा, थोड़े से पैसे वो लोग देते थे, और उसके खिलाफ आपको साल भर, 2 साल बाद या फिर आजीवन जो कि है आपको करना पड़ेगा काम मनी लैंडर के पास।
तो ये जो सिस्टम बेकार था और उसके लिए उसको पैसे भी नहीं दिए जाते। ये बेकार का मतलब ही होता है अनपेड लेबर उन लोगों को किया जाता था। अनपेड लेबर के जस्ट आओ सिर्फ खाना देंगे बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं देंगे। तो अनपेड लेबर उन लोगों को बेकार उन लोगों से कराया जाता था। तो ये बेकार जो सिस्टम है अनपेड लेबर, ये भी एक कारण बना ब्रिटिश के खिलाफ ट्राइबल्स का अटैक। ओके, तो ये सारे कारण, चाहे फॉरेस्ट से उनका रिलेशनशिप तोड़ा गया, चाहे जो कि है पुलिसमैन ने उन लोगों को बहुत ज्यादा ऑपरेशन एक्सटॉर्शन किया, चाहे जो कि है न्यू लैंड रिवेन्यू, तो हर तरीके से हम लोग देखते हैं। तो ये सारे कारण हम लोग देख लेते हैं कि 7 कारण जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि 7 कारण ये कॉमन कॉमन कॉजेस है और मेजर कॉजेस है ब्रिटिश के खिलाफ ट्राइबल का अटैक करने का। और ये सातों कारण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल पे क्वेश्चन आता ही है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। ओके, नाउ ये देखिए, अमोंग द न्यूमरस ट्राइबल रिवोल्ट, अब देख लेते हैं कि संथाल हुल हो या फिर उलगुलान हो, मुंडा का रिवोल्ट हो, ओके, बिरसा मुंडा जी का रिवोल्ट हो, तो हर में ये सातों कारण, हम लोगों ने ये सातों कारण क्यों लिए? क्योंकि ये जो मेजर मेजर कॉजेस थे, ये सब कॉमन कॉजेस थे। तो ये जो कि कॉजेस थे, ये भी जो कि है, तो हम लोग चाहे अभी संथाल हुल को देख लेते हैं, संथाल हुल और अपराइजिंग, तो यहां भी जो कि है वही कॉजेस थे, सेम कॉजेस थे। तो अगर क्वेश्चन संथाल हुल पे आता है या क्वेश्चन जो कि है मुंडा जी पे आता है, बिरसा मुंडा रिवोल्ट पे, तो यही 7 कारण को हम लोगों को लिख देना है और एक इंट्रोडक्शन ये दे देना है और एक कंक्लूजन थोड़ा सा दे देना है। ओके, among the numerous tribal revolt, the Santhal who or uprising was the most massive. ये most massive level पे हुआ था। The Santhal who lived in the areas between भागलपुर and राजमहल, known as दमन इको, वो इस इलाका को कहा जाता था दमन इको। ओके, rose in revolt, made a determined attempt to expel the outsider. outsider को वो लोग क्या बोलते थे? डिकूज। ओके, संथाल लोग आउटसाइडर को बोलते थे डिकूज। और ये संथाल लोग कहां पे रहते थे? ये लोग रहते थे भागलपुर और राजमहल के बीच में। ओके, इनका जो एरिया था वो था संथाल लोगों का भागलपुर और राजमहल के बीच में। तो ये संथाल हुल बहुत ही ज्यादा मेजर स्केल पे हुआ था, अपना रिवोल्ट हुआ था। ओके, मेजर स्केल पे ये रिवोल्ट हुआ था। तो कॉमन कॉजेस तो वही था, फॉरेस्ट लैंड से उनका रिलेशनशिप ब्रेक किया जाना, फिर जो कि है हम लोगों ने जो जो कारण देखे कि किस तरह से फॉरेस्ट लैंड या फिर पुलिसमैन करता था, फिर उन न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम, सब में वही कारण है। तो वही कारण हम लोगों को लिखना है और इंट्रोडक्शन में ये लिख देना है कि संथाल हुल और अपराइजिंग कहाँ कहाँ पे रहते थे, उन लोगों को डिकूज आउटसाइडर यानी कि जो संथाल थे दूसरे लोगों को, मनी लैंडर को, ट्रेडर्स को, ब्रिटिश ऑफिशियल को, पुलिसमैन को डिकूज समझते थे, आउटसाइडर समझते थे, क्योंकि वो लोग जो कि है उन पे बहुत सारे ऑपरेशन और एक्सटॉर्शन तरह तरह से अपना करते थे। ओके, सिद्धू एंड कॉर्नर, यहां का संथाल हुल का हीरो कौन था? संथाल हुल का कौन था लीडर? सिद्धू एंड कानो। ओके, सिद्धू एंड कानो, द प्रिंसिपल रिबेल लीडर्स क्लेम दैट ठाकुर गॉड, ओके, and communicated with them and told them to take up arms and fight for their independence. They attacked the Mahajans and Jamindars and their houses, police stations, railway construction sites, and डाक यानी कि post carriers. In fact, all the symbols of the Diku exploitation, outsider का exploitation and colonial power. तो सिद्धू एंड कानो जो था वो इनके बहुत बड़े लीडर थे, यानी कि बहुत ही अच्छे लीडर थे। तो उन्हीं की देखरेख में जो कि है संथाल हुल किया गया, वही सब कॉमन कॉजेस के लिए। ओके, तो और उन लोगों ने जितने भी थे डिकू एक्सप्लॉयटेशन यानी कि आउटसाइडर का एक्सप्लॉयटेशन, उसका जो सिंबल था, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, डाक हो, ये सब हो, जितने भी थे, महाजन्स हो, ट्रेडर्स हो, सब पे उन लोगों ने अटैक किया था। ओके, तो लेकिन लास्ट में हम लोगों ने देखे कि ये जो 1855 का हुआ था संथाल हुल, ये लास्ट में ये भी सक्सेस नहीं हो सका। लेकिन किसी भी चीज को यहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि किसी भी चीज का सक्सेस और फेलियर से उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता, वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बहुत लेटर डेज में फ्यूचर में बनता है। और उसी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के कारण जो कि है इन लोगों को जो कि है आजादी के बाद बहुत सारे रिजर्वेशन दिए गए, बहुत सारे जो कि है इन लोगों पे वेलफेयर एक्टिविटीज किए गए। क्यों?
क्योंकि इन लोगों ने प्रीवियस में अपना हक दिखाया था, हक मांगा था जो ब्रिटिश ऑफिशियल ने नहीं दिया था। लेकिन जब इंडिया लड़ाई लड़ी, जब इंडिया आजाद हुआ तो इन लोगों ने भी ब्रिटिश के खिलाफ बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी थी। तो यही जो कि है, जब आजाद हुआ इंडिया तो इन लोगों को बहुत सारा वेलफेयर एक्टिविटीज इन लोगों पे किया गया, ताकि ये लोग भी मेन स्ट्रीम से जुड़ सके और ताकि ये लोग भी जो कि अपने आप को जो कि है अपना इंक्लूडेड महसूस कर सके। ये नहीं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ, जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लोग डीकू समझती थे, आउटसाइडर समझती थी, लेकिन इंडियंस को ये लोग इंक्लूडेड महसूस कर सके। और इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज आजादी के बाद किए। ये सारे रिविलियन एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को वेलफेयर एक्टिविटीज करने के लिए। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को आंसर लिखना है कि इंड क्या दिखना है कि इंस्पिरेशन फॉर द इंडियन लीडर to come in their support and give much welfare to this Santals, okay, so that they can also be included, so that they can also feel connected with the mainstream of the Indian society, mainstream of the Indian political system. तो इस तरह से हम लोगों को end करना है। okay, Siddo was betrayed and captured and killed in August 1855. Okay, August 1855. While Kanhu was arrested by accident and the tail end of the rebellion in February 1860. तो 1855 में ही समझिए सिद्धो को कैप्चर कर लिया ब्रिटिश ने और जो कि है एंड हो गया रिवोल्ट। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा रहा, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा रहा। ट्राइबल रिवोल्ट जो हुआ संथाल होल का, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा रहा। किस तरह से इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ पूरी जी-जान से उन लोगों ने लड़ी और ब्रिटिश को जो कि है बहुत ज्यादा ब्रिटिश से रिप्रेशन हुआ। लेकिन ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अदर रिबेलियस लीडर्स के लिए भी ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हुए। जैसे 1855 में इन लोगों ने लड़ा, तो 1857 में भी हम लोगों ने इसको कोट कर सकते हैं कि ट्राइबल रिलीजन में बहुत सारे जो थे, तो उसी तरह जो कि है 1857 का रिवोल्ट आया और इन लोगों से प्रेरणा लेके उन लोगों ने भी, ब्रिटिश सिपॉयज ने भी ब्रिटिश के खिलाफ बहुत ही अच्छे आक्रामक तरीके से लड़ाई लड़ा और इन लोगों को बाद में सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने रहे, जिसके कारण इन लोगों को बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज दिया गया। ओके, सो दैट दे कैन नॉट से दैट इंडियन गवर्नमेंट इज डिकू, ब्रिटिश गवर्नमेंट इज डिकू फॉर देम। ओके, तो ये सारे इस तरह से हम लोगों को थोड़ा सा संथाल हुल को बारे में दिखा देना है। अब जो कि है अगर यही क्वेश्चन बनता है हमारा मुंडा रिबेलियन, ओके, जो बिरसा मुंडा जी ने लॉन्च किया था, तो बिरसा मुंडा में भी कॉजेस हम लोगों ने बता किया कि वही है, सेम कॉजेस है, फॉरेस्ट लैंड जो हो गया, रेवेन्यू सिस्टम हो गया या फिर पुलिसमैन जो कि हो गया, तो सेम कॉजेस है। और जो कि है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है, थोड़ा सा कंक्लूजन दे देना है। ओके, और कॉजेस सेम है। ओके, तो रिबेलियन उलगुलान जो कि है ऑफ द मुंडा ट्राइब्स लेड बाय बिरसा मुंडा occurred during 1899 and 19. On Christmas Eve in 1899, Birsa proclaimed a rebellion to establish Munda rule in the land and encouraged the killing of Jagirdar and Rajas and Hakims, okay, rulers and Christians. Okay, he was however captured in the beginning of February 1900 and died in jail in June. Okay, तो इस तरह से हम लोगों को दिखा देना है कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो कि है मुंडा रिबेलियन किया गया। कब किया गया ये रिबेलियन? 1899-19। ओके, 1899 और 1900। लेकिन जिस जो होना है कि ही वाज कैप्चर्ड, यानी कि उसको भी जो कि है बिट्रेड किया गया, उसी के कुछ राजास ने, जो अगल बगल के राजास थे, बिट्रे किया और उनको जो कि कैप्चर कराया। फिर जो कि है ब्रिटिश ने उसको जो कि है जेल में ही जहर देके मार दिया। ओके, तो इस तरह से जो कि है ये रिबेलियन भी खत्म हो गया। भले ही ये रिबेलियन खत्म हो गया, लेकिन ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा बना रहा और लेटर डेज में इनको बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने एक्टिविटीज, वेलफेयर एक्टिविटीज किया और अभी भी कर रही है, ताकि ये लोग मैक्सिमम इंक्लूडेड फील करे, मैक्सिमम जो कि है ये लोग जो कि यूनाइटेड फील करे, मैक्सिमम जो कि है ये लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एक्टिविटीज से जुड़े रहे। तो इस तरह से हम लोगों को इंट्रोडक्शन देके, कॉजेस देके, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव देखना है, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव देना है और कंक्लूजन हमेशा जो कि उनको क्या क्या एक्टिविटीज, ताकि वो लोग जो कि फ्यूचर, कंक्लूजन हमेशा फ्यूचरिस्टिक रहना चाहिए और कंक्लूजन हमेशा फ्यूचरिस्टिक भी रहना चाहिए और कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव भी रहना चाहिए कि इन लोगों ने जो सहा वो इंस्पिरेशन बना रहा। ओके, इन लोगों को फिर बहुत सारे
वेलफेयर एक्टिविटी। तो फ्यूचरिस्टिक भी रहना चाहिए और एक अच्छे से इंस्पिरेशनल भी रहना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग आंसर को एंड कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से आंसर को लिखा जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।